आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का एक ट्वीट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह ट्वीट किया। वो ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अपेरेंटली 2 in 1 डिड नॉट लाइक माई चक्रव्यूह स्पीच। 2 in 1 मतलब उनका इशारा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ है। उनका कहना है कि जो बजट की उनकी स्पीच थी राहुल गांधी की, वो 2 in 1 को पसंद नहीं आई। ईडी इंसाइडर्स टेल मी अ रेड इज बीइंग प्लान्ड, यानी ईडी के अंदर मौजूद कुछ सूत्र हैं राहुल गांधी के, वो उन्हें बता रहे हैं कि राहुल गांधी पर एक रेड होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि वेटिंग विद ओपन आर्म्स, डायरेक्टर ईडी चाय एंड बिस्किट्स ऑन मी, मतलब वो खुले दिल से ईडी वालों का स्वागत करने के लिए तैयार अपने घर में बैठे हैं और कह रहे हैं कि ईडी वाले आएंगे तो वो ईडी वालों को चाय बिस्किट खिलाएंगे और उनकी खातिरदारी करेंगे। अब इस ट्वीट के बाद जाहिर सी बात है राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब इस बात के राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। जैसे ही ये बयान आया वैसे ही संसद में मानिकम टैगोर, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने एक प्रिविलेज नोटिस दे दिया और कहा कि चर्चा की जाए कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों की यानी ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह की का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इस पर कांग्रेस ने एडजर्नमेंट मोशन की भी मांग की और कहा कि सारा काम खत्म करके हटा करके इस पर चर्चा की जाए और इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। और जब मरियम टैगोर ने ये बात संसद में कही तो उनका साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने दे दिया है। अब राहुल गांधी किस बात को लेकर के जो कयास निकाले जा रहे हैं, जो चक्रव्यूह स्पीच है, जो खासकर उन्होंने एक चक्रव्यूह की बात की कि चक्रव्यूह कैसे रचा गया है और चक्रव्यूह में फंस गए हैं भारत के वो लोग जो कि दबे कुचले और पिछड़े हैं। चक्रव्यूह रचने वाले जिन लोगों में जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा उन्होंने कहा था कि अंबानी, अडानी, अजीत डोभाल, और फिर जब अंबानी और अडानी के नाम पर आपत्ति दर्ज की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अंबानी अडानी के नाम से दिक्कत है तो मैं A1 और A2 कह देता हूं। यहां तक उन्होंने इशारे किए थे पार्लियामेंट में। तो उस चक्रव्यूह को जिक्र किया था उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में बजट स्पीच में। तस्वीर दिखाई थी और तस्वीर में जो हलवा सेरेमनी होती है उसमें निर्मला सीतारमण के साथ जो अधिकारी थे उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसमें जो अधिकारी मौजूद हैं निर्मला सीतारमण के साथ और जो MOS फाइनेंस है उनके साथ, उसमें दलित और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जिसके बाद आपको पता ही है बहुत हल्ला हंगामा हुआ और उसके बाद से जाति को लेकर के काफी सियासी बवंडर मचा रहा। अब पहले अपने इस पूरे एनालिसिस को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग राहुल गांधी और ईडी को लेकर के है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ईडी आ रही है नहीं आ रही है, वो तो एक अलग विषय है, पर ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी से ईडी ने अब तक पूछताछ नहीं की है। आपको बताएं कि जून 2022 को राहुल गांधी से ईडी ने लगभग 50 घंटे की पूछताछ की थी। 5 दिन राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर जाना पड़ा था और उनसे 50 घंटे तक पूछताछ हुई थी। वो मामला था नेशनल हेरल्ड, जो अखबार कांग्रेस का था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे वो पूछताछ की गई थी। और उस वक्त राहुल गांधी ने ये कहा था कि उन्हें बिठाया गया, उनसे चुपचाप कुछ भी पूछा नहीं गया, उनको बिठा करके उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की गई। और राहुल गांधी का उस वक्त का बयान था कि दे आस्क्ड मी नॉट टू लीव द चेयर, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी चेयर से नहीं उठोगे, कीप सिटिंग फॉर आवर्स, डोंट यू गेट टायर्ड, वी हैव गॉट टायर्ड। ईडी ने कहा कि तुम इतने घंटों से चेयर पे बैठे हो, तुम थके नहीं, हम थक गए हैं। दे आस्क्ड मी द सीक्रेट बिहाइंड माई एनर्जी, उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा था कि मेरी ऊर्जा के पीछे का राज क्या है। तो उन्होंने 50 घंटे, राहुल गांधी का उस वक्त आरोप था कि 50 घंटे उनसे पूछताछ के नाम पर उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई थी। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, नेशनल हेरल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता और इस समय राज्यसभा सांसद, उनसे भी पूछताछ की गई थी। उस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इसके अलावा मोतीलाल वोरा उस वक्त जो कांग्रेस के ट्रेजरर थे, उनसे भी पूछताछ की थी। अब राहुल गांधी की इस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि राजनीति होनी है और राजनीति होनी लाजमी भी है।
और जिस तरीके से राहुल गांधी के तेवर तल्ख रहे हैं, अब ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। जिस तरीके से 2 बार जो उनके शुरुआती 2 स्पीचेस रहे हैं पार्लियामेंट में, और उन दोनों स्पीचेस में ज़बरदस्त बवाल हुआ है। आपको याद होगा पहली स्पीच जब वो सब शपथ देने के बाद आए थे और भगवान शिव गुरु नानक जी की तस्वीरें लेकर के आए, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अहिंसा सिखाता है, और इस पर बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। उसके बाद सब ने अपनी अपनी दलीलें दी और राहुल गांधी को शंकराचार्य जो ज्योतिर्मठ वाले हैं उनका साथ भी मिला था। अब राहुल गांधी का ये कह देना कि उनके घर ईडी आएगी, उसके बाद क्या कह सकते हैं। अब राहुल गांधी का एक बयान आया है, वो बयान भी हम आप लोगों को सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये बयान उन्होंने ये कहा कि पहले तो उन्होंने इस पूरे मामले में जो वायनाड वाला मामला है उसमें उसको लेकर के उन्होंने अपना बयान दिया है कि जो वायनाड उनकी लोकसभा अभी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसे जिन्हें वो प्रियंका गांधी को हस्तांतरित कर रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। पहले राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए। और उन्होंने ये सारे बयान वायनाड में दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ कल से हूँ और ये बहुत टेरिबल ट्रेजेडी है, हमारी मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर लोगों के साथ, उन्होंने हमें बताया है कि कितने लोगों की मौत हुई है, और मैं ये पूरा मामला दिल्ली में संसद में भी उठाऊंगा, और यहाँ पर जो ट्रेजेडी हुई है उसको लेकर के हम लोग संजीदा हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री से ये बात कहेंगे। आप देखिए राहुल गांधी एक तरफ ट्वीट में कह रहे हैं कि ईडी उनके घर आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने लोकसभा क्षेत्र में है तो वहां जहां बाढ़ आई है उसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से, बहुत राजनीतिक तरीके से इस बार बीजेपी को काउंटर करने की तैयारी है, ऐसा समझ में आता है। अब राहुल गांधी इस पूरे ट्वीट पर बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो इंडिया अलायंस के दूसरे सहयोगी हैं वो इस पूरे मामले पर बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर संजय राउत ने बयान दिया है, और संजय राउत का ये कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद में सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे सरकार की नींद उड़ गई है और जल्द उन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होने वाली लगी है। आपको बता दें कि संजय राउत से भी ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है, और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना उद्धव ठाकरे, उससे भी कई जो उनके नेता हैं, चाहे वो अनिल देसाई हो, संजय राउत हो, उन सबसे भी पूछताछ ईडी की लगातार की जाती रही है। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी इस वक्त मौजूद है वायनाड में, लेकिन वो ट्वीट कर रहे हैं कि उनके ऊपर ईडी की रेड हो सकती है। अब ईडी की रेड किस मामले में होगी, क्योंकि उन पर एक केस चल रहा है जो नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उस पर उनसे और उनकी मां सोनिया गांधी दोनों से पूछताछ हो चुकी है। अब बीजेपी को भी मौका मिला है कि बीजेपी ने भी इस पूरे मामले में अपने आप को बताया है कि वो कोई ऐसा षड्यंत्र रचे ना रचे, राहुल गांधी जो करेंगे वो भरेंगे इस पूरे मामले में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है, गिरिराज सिंह का बयान भी सुन लेते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है। संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। ये शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। इनके परदादा पिछड़ों को धोखा दिया, जवाहरलाल नेहरू, इनकी दादी धोखा दी मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर, इनके पिताजी ने हाउस में रोका, इन्होंने नहीं उसको उजागर किया। ये पिछड़ों के बड़े दुश्मन हैं, नया नैरेटिव करने में, झूठ की खेती करने में माहिर हैं। देश का दुर्भाग्य है इतना बड़ा झूठा आदमी पैदा। सर, विपक्ष कहता है कि ये तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। अरे मैं कह रहा हूं कि सदन चल रहा है चुनौती के साथ कि वो बताएं तो कौन अधिकारी ने उनको फोन किया। ये संविधान पर बैठे व्यक्ति का काम है, संविधान के पीठ जहां संसद चल रहा हो वहां करके। तो इस पूरे मामले पर आपने गिरिराज सिंह का बयान सुना। इस पूरे मामले में
बीजेपी के तमाम नेता बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले में राजीव चंद्रशेखर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जानबूझ करके सिंपैथी लेने के लिए या राजनीतिक षड्यंत्र रचने के लिए बयान दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी की ईडी में कहां से सोर्स हैं, और वो कह रहे हैं कि राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि राहुल गांधी सेरोडॉन की एक टैबलेट ले लें, और ये राहुल गांधी का बयान वो सरकार के जो अच्छे काम हो रहे हैं उसे डाइवर्ट करने के लिए है, और वायनाड मामले में जो अकाउंटेबिलिटी है उसे भागने के लिए ये सारे काम राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में और भी जो कांग्रेस के नेता हैं, डीके शिव कुमार का बयान आया है, और डीके शिव कुमार ने कहा है कि मैं भी खुले दिल से स्वागत करूंगा अगर ईडी राहुल गांधी या उनके घर पर भी आती हैं, और जो राहुल गांधी ने कहा है उनके पास ज़रूर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी। अब तो ये तो पहला हिस्सा है कि हमने बताया कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। अब इसके पीछे की मायनों की बात करते हैं कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का जो 3.0 वर्जन है जो हमारे सामने है, जिसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से होती है, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और फिर उसके बाद जिस तरीके से वो न्याय की बात करने लगे, उस न्याय नौकरियों में, वो न्याय सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो लगातार वो उठा रहे हैं और जॉब से जुड़ा हुआ अग्निवीर स्कीम को स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने वापस कहा था कि जब भी कांग्रेस सत्ता में या इंडिया लाइन सत्ता में आएगी तो सबसे पहला काम करेंगे कि वो अग्निवीर खत्म करेंगे, और उसके अलावा जातिगत जनगणना की भी बात उन्होंने कही थी। अब जिस तरीके से राहुल गांधी सामने आए हैं, अब जिस तरीके से वो बीजेपी को हेड ऑन काउंटर कर रहे हैं, उसमें एक था कि बीजेपी की हिंदुत्व की पिच पर जाकर के उनके साथ दो हाथ करना, जो उन्होंने अपनी पहली स्पीच पे किया। दूसरी स्पीच में उन्होंने इशारा किया कि किस तरीके से जो सिस्टम है, सरकार है, और जिस तरीके से सरकार बजट का निर्धारण करती है जो देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, उस नीति निर्माण में, उस पॉलिसी मेकिंग में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी इस देश में जहां वो बोलते हैं कि 90% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी से संबंधित जो निर्णय हैं, उन निर्णयों में उनका ही प्रतिनिधित्व नहीं है, उसमें उनका ही भागीदारी नहीं है। तो वो उन्होंने एक और बात की है जो उनकी इस वक्त जो राजनीति इंडिया अलायंस की, वो जातिगत जनगणना को लेकर के वो इस ओर भी इशारा करती है। और अब उन्होंने ईडी की बात की। उन्होंने कहा कि इसका मायना यही निकाले जा सकते हैं कि जिस तरीके से दो बयान राहुल गांधी के रहे हैं, उनको जमकर उस पर जमकर कंट्रोवर्सी हुई है, वो बीजेपी से हेड ऑन ले रहे हैं, और उनका इशारा ये है कि जब बीजेपी से कोई आंखें मिला करके सवाल पूछता है या उनको काउंटर करता है तो उसको ईडी और सीबीआई की रेड झेलनी पड़ती है, ऐसा उनका इशारा है। अब ईडी की रेड होने वाली है, नहीं होने वाली है। अब ईडी इनसाइडर कौन है ये राहुल गांधी नहीं बताएंगे, और ईडी में क्या कोई इनसाइडर है भी या नहीं है ये भी नहीं पता। लेकिन हाँ, अब इस ट्वीट को लेकर के राजनीति होनी है, और वो राजनीति होनी ज़बरदस्त है, क्योंकि ईडी भी देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में ईडी की रेड्स रही हैं, जो ईडी की कार्रवाई रही है वो विपक्षी नेताओं पर रही है, चाहे वो शरद पवार का परिवार रहा हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना रही हो। इन सब ने बीजेपी के खिलाफ जब महाराष्ट्र में आवाज़ उठाई तो इन पर ईडी के मामले दर्ज हैं। उनके सांसद और उनके परिवार, उनके करीबियों पर ईडी की रेड भी हुई है। इसके अलावा चाहे वो अरविंद केजरीवाल अभी भी लिकर मामले में जेल में हैं, के कविता जो कि बीआरएस के प्रमुख चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, वो अब भी जेल में हैं। हेमंत सोरेन अभी हाल ही में ईडी वाले मामले में बेल पर छूट करके आए हैं। अभिषेक बैनर्जी पर भी ईडी की जांच चल रही है, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, और कहा जा रहा है कि वो टीएमसी के उत्तराधिकारी हैं। तो जाहिर सी बात है ईडी राजनीति का केंद्र है इस देश में। अब यही बात है कि अब राहुल गांधी ने सीधी ईडी को एक पार्टी बना दिया है, और ईडी के अंदर बाहर इस बात को लेकर के ज़रूर चर्चा हो रही होगी। अब कोई है नहीं है उस बात भी ईडी अंदर ज़रूर पता करने की कोशिश कर रही होगी कि इसका क्या एसोसिएशन है, और राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के काफ़ी चर्चा। और अब देखते हैं कि राहुल गांधी को जिस इंसाइडर ने ये इन्फॉर्मेशन दी है वो कितनी सच है। अगर होने वाली होगी तो हो सकता है रुक जाए, अगर
नहीं होने वाली है तो उस पर चर्चा तो हो ही गई है। तो राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए जाहिर सी बात है कि एक तरफ लड्डू और एक तरफ पेड़ा वाली बात उनके लिए हो गई है। उनको इस बात पर राजनीतिक फायदा मिलने की जरूर उम्मीद है और बीजेपी भी इसको हेड ऑन ले रही है। और तो ये देश की राजनीति है और 241 सीटें आने के बाद जाहिर सी बात है कि विपक्ष जिस तरीके से मजबूत हुआ है उसके कुछ उदाहरण हम सबके सामने आने लगे।